केरल की एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जिसने लगभग 50 दिनों तक पुलिस को खूब छकाया। एक बेहद बेरहमी से की गई हत्या ने पूरे राज्य को हिला के रख दिया था और पुलिस एक ऐसे साई के पीछे भाग रही थी जो हमेशा उनसे एक कदम आगे था। ये कहानी है एक ऐसी जांच की जो बार बार गलत रास्तों पर भटकी। और देखिए, जांच इतनी ज्यादा उलझ गई थी कि इन 50 दिनों में पुलिस ने एक या दो नहीं बल्कि 7 अलग अलग लोगों को मेन सस्पेक्ट बनाया। पर हर बार जब भी उन्हें लगा कि कातिल मिल गया, वो एक बंद गली में जाकर खड़े हो गए। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो 7 लोग कातिल नहीं थे तो फिर असली कातिल था कौन? चलिए आज इस उलझी हुई पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। तारीख थी 28 अप्रैल 2016। केरल में यूं तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन एक घर के अंदर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे राज्य को अंदर तक झकझोर कर रख देने वाला था। विक्टिम लॉ की एक होनहार स्टूडेंट थी। अपनी माँ के साथ नहर के किनारे एक छोटे से सादे से घर में रहती थी। उस शाम जब उसकी माँ काम से घर लौटी तो उन्होंने जो देखा वो शायद किसी भी माँ का सबसे बुरा सपना होगा। उनकी बेटी की लाश जिस पर चाकू के 1-2 नहीं पूरे 36 वार किए गए थे। ये क्राइम इतना भयानक था कि इसने तुरंत दिल्ली के निर्भया केस की दर्दनाक यादें ताज़ा कर दी। अब जाहिर है इस मामले ने तुरंत तूल पकड़ लिया। 16 मई को राज्य में चुनाव होने वाले थे और यह हत्या एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गई। सरकार और पुलिस दोनों पर ही कातिल को जल्द से जल्द खोजने का जबरदस्त प्रेशर था। इस पूरे केस में पुलिस के हाथ कुछ शुरुआती सुराग लगे। ये वो छोटी छोटी कड़ियां थीं जिन पर इस केस को सुलझाने की पूरी उम्मीद टिकी हुई थी। तो इन्वेस्टिगेटर्स को क्या मिला? पहली चीज, एक चश्मदीद जिसने पीले रंग की शर्ट पहने एक आदमी को घर से निकलते देखा था। दूसरी, पास में ही पड़ी एक अकेली चप्पल। और तीसरी और सबसे अहम चीज, विक्टिम के नाखूनों में फंसी हमलावर की स्किन। ये साफ इशारा था कि एक जबरदस्त संघर्ष हुआ था और उस स्किन में छिपा था कातिल का डीएनए। और बस यहीं से जांच एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गई जहां हर रास्ता एक बंद गली की ओर ही ले जा रहा था। पुलिस एक के बाद एक गलत सुरागों के पीछे भागती रही और मामला सुलझने के बजाय और भी उलझता चला गया। सबसे पहला शक गया उसी आदमी पर जिसे चश्मदीदों ने पहचाना था। पीली शर्ट वाला आदमी, वो इलाके में नशे के लिए जाना जाता था। अब देखिए उसके खिलाफ सबूत कितने पक्के लग रहे थे। 2 गवाहों ने उसे देखा, उसने पीली शर्ट पहनी हुई थी और हत्या के ठीक अगले दिन वो इलाके से गायब हो गया। इतना ही नहीं, पुलिस को उसके पास से एक चाकू भी मिला। मतलब पहली नज़र में तो ये एक ओपन एंड शट केस लग रहा था। लेकिन ऐसा था नहीं। जब गहराई से जांच हुई तो पता चला कि हत्या के वक्त वो कहीं और था और उसका ये दावा 100% सच था। पहला और सबसे मजबूत सुराग एक और बंद गली निकला। तो जब पहला रास्ता बंद हुआ तो पुलिस का ध्यान एक पड़ोसी पर गया। इस कहानी में एक और दुखद मोड़ था। उस पड़ोसी के भाई ने सुसाइड कर लिया था और इसका इल्जाम विक्टिम पर लगा था। यहाँ मकसद यानी मोटिव बिल्कुल साफ था, बदला। उसका परिवार अपने बेटे की मौत के लिए विक्टिम को जिम्मेदार ठहराता था। दोनों परिवारों के बीच पहले से ही झगड़े थे और वो विक्टिम के घर से सिर्फ 25 मीटर दूर रहता था। लेकिन मोटिव कितना भी मजबूत क्यों ना हो, साइंस झूठ नहीं बोलता। जब उसके डीएनए का मिलान क्राइम सीन से मिले सैंपल से किया गया तो नतीजा था नो मैच। एक और सस्पेक्ट बरी हो गया और ये केस पहले से भी ज्यादा गहरा गया। और फिर कहानी ने एक और नाटकीय मोड़ लिया। एक गुमनाम टिप ने पुलिस को सीधे एक लोकल नेता के दरवाजे पर पहुंचा दिया और चुनाव के माहौल में ये खबर आग की तरह फैल गई। पर यह सुराग भी हवाई निकला। जांच में पता चला कि ये बस एक झूठी अफवाह थी जो उस नेता से किसी की निजी दुश्मनी निकालने के लिए फैलाई गई थी। मतलब एक बार फिर वक्त बर्बाद हुआ। गवाह, मकसद, अफवाहें, ये इंसानी सुराग पुलिस को कहीं नहीं ले जा रहे थे। अब वक्त आ गया था कि इमोशंस और अंदाजों से हटकर उन ठोस सबूतों पर ध्यान दिया जाए जो कभी झूठ नहीं बोलते, यानी साइंस पर। और देखिए, फोरेंसिक साइंस ने ही वो एक छोटा सा लगभग अनदेखा सुराग सामने रखा जिसने आखिरकार इस पूरी पहेली को सुलझाने की चाबी दे दी। हुआ ये कि ऑटोप्सी के दौरान डॉक्टरों को विक्टिम के कंधे पर एक गहरा काटने का निशान मिला,
और जब फोरेंसिक डेंटल एक्सपर्ट्स ने इसकी जांच की तो उन्हें हमलावर की एक बहुत ही अनोखी पहचान मिली। उसके ऊपर वाले सामने के दांतों के बीच एक खाली जगह थी, एक गैप था। ये एक छोटा लेकिन बहुत जरूरी सुराग था। पुलिस ने एक शानदार काम किया। उन्होंने उन दांतों का एक स्केच बनवाया और उसे लोगों में घुमाना शुरू किया, और ये तरकीब काम कर गई। 3 महिलाओं ने उस अजीब दांतों वाले पैटर्न को पहचान लिया। उन्होंने एक ऐसे प्रवासी मजदूर का नाम बताया जो हत्या के बाद से ही गायब था। इस बीच चुनाव खत्म हुए, नई सरकार आई और मामले की जांच के लिए एक नई टीम बनाई गई। इस नई शुरुआत के साथ आखिरकार केस में वो बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जिसका सबको इंतजार था। उस सस्पेक्ट का नाम था अमीरुल इस्लाम, असम से आया एक प्रवासी मजदूर। और जब पुलिस ने उसकी प्रोफाइल को केस के सबूतों से मिलाया तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हर टुकड़ा अपनी जगह पर एकदम फिट बैठ गया। दांतों का गैप मैच, पीली शर्ट मैच, क्राइम के बाद भाग जाना मैच, और फिर आया सबसे बड़ा सबूत। पूरे 50 दिनों के इंतजार के बाद क्राइम सीन से मिला डीएनए उससे पूरी तरह से मैच हो गया। कातिल अब पकड़ा जा चुका था। कहानी का अगला पड़ाव था न्याय का, लेकिन ये केस अपने पीछे कुछ बहुत गहरे सवाल छोड़ गया। तो हुआ ये कि जून 2016 में 50 दिन की लंबी तलाश के बाद इस्लाम को पकड़ लिया गया। उसने अपना जुर्म कबूल किया और एक ऐसी बात बताई जो उसकी क्रूरता दिखाती है। उसने विक्टिम की पानी की आखिरी गुहार को भी अनसुना कर दिया था। अप्रैल 2017 में अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई। आज भी ये मामला केरल हाईकोर्ट में अपील में है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। ऐसे पेचीदा मामलों में इंसाफ पाने में कितनी भूमिका पुलिस की स्किल की होती है और कितनी किस्मत की। जरा सोचिए, अगर हमलावर ने काटा ना होता तो क्या दांतों के गैप वाला वो छोटा सा सुराख कभी मिल पाता? और अगर वो न मिलता तो क्या ये केस कभी सुलझ पाता?